Bismillahirrahmanirrahim. My name is Afneek Tahar and I have done MPhil from University of Sialkot. So आज हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है। हम लोग चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस कर रहे थे। हमारा आज बायोलॉजी का टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। हमारे चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से मुराद होता है कि हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करना होता है डिस्पाइट चेंजेस इन और फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मिसाल के तौर पर आपके बैरूनी एनवायरनमेंट में बाज दफा आपके बाहर सर्दी है, गर्मी है, जो भी कंडीशन है, हमने अपने इंटरनल चीजों को, इंटरनल मैकेनिज्म को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। अगर उसी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ हम एक बात करें कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, अगर सिर्फ और सिर्फ हम टेम्परेचर की मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोगों ने मेंटेन करना है। किस तरह से मेंटेन करना है? डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट चेंजेस, यानी कि जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर बैरूनी इन्वायरमेंट में कोई भी अगर तब्दीली आ रही है तो हम लोगों ने अपने जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको जो है ना, हम लोगों ने अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। अब थर्मो रेगुलेशन के अंदर हम लोगों ने प्लांट्स का भी जिक्र करना है और एनिमल्स का भी जिक्र करना है। आज हम सबसे पहले प्लांट का जिक्र करने लगे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपके पास पौधे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो गर्म इलाकों में रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो सर्द इलाकों में रहते हैं। हमने ये चीज देखनी है कि गर्म इलाके में रहने वाला पौधा, उसको कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो फिर उन मुश्किलात से किस तरह से ओवरकम करता है। और उसी तरह हम फिर देखेंगे सर्द इलाके में रहने वाला जो पौधा होता है वो किस तरह से अपनी मुश्किलात का सामना करता है और उन मुश्किलात को ओवरकम करता है। सबसे पहले आप लोगों के पास है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से मुराद क्या है? ऐसी जगह जहां पर आप लोगों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब जब आप लोगों ने बच्चे 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंजाइम्स वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ऑल द टाइम मेटाबॉलिज्म चल रही होती है। ठीक है। चूंकि हम ये प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट के वाले से भी देख रहे हैं, तो प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म तो उनके अंदर भी चल रही होती है। साथ ही साथ आपने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म के जो केमिकल रिएक्शन है उनको स्पीड अप करवाने के लिए इंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। इंजाइम क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। इंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। इंजाइम केमिकल रिएक्शन को तेज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हम बात क्या कर रहे थे कि आपका जो टेम्परेचर है जब वो ज्यादा हो जाता है, एक जो भी आप लोगों का टेम्परेचर है मिसाल के तौर पे 30 डिग्री था या 35 था, उससे ज्यादा हो गया, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि जो नॉर्मली इंजाइम वर्क करते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम काम करते हैं। अगर इससे टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? जो आपके इंजाइम हैं वो क्या हो जाएंगे? इंजाइम डी नेचर। इंजाइम क्या हो जाएंगे? डी नेचर हो जाएंगे। डी नेचर से क्या मुराद होता है कि नेचर होता है फितरत, डी नेचर उसकी फितरत खराब हो गई। अब इंजाइम ने अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस कर लिया। आपने पढ़ा होगा डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, ये भी चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप पढ़ के आए हुए हो। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि एंजाइम किस तरह से काम करता है। एक एंजाइम है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एंजाइम है। एंजाइम एक जिस तरह से आप लोगों ने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था कि एक खास चाबी एक खास ताले को खोलती है, इसी तरह से आपका एक एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ मिलकर रिएक्शन करता है। अगर मैं इस कवर की शक्ल बिगाड़ दूं, इसकी जो इसकी सुराख है इसको बंद कर दूं, तो क्या ये मार्कर इसके अंदर फिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कवर इस मार्कर के लिहाज से बना हुआ है। अब इसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ा तो आपके एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंजाइम का स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज हुआ तो एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया। एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया तो आपका मेटाबॉलिज्म भी वहां काम नहीं करेगा। तो ये सारी मुश्किलात है
जो एक पौधे को हाई टेम्परेचर में फेस करनी पड़ती हैं। अब 37 डिग्री में तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोगों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होगा, ये सारे मुश्किलात आ जाएंगी। तो उन चीजों से ओवरकम कैसे करेगा पौधा? पौधा अपने अंदर ऐसी क्या चीज करेगा कि पौधा अपने आप को इस कंडीशन में सरवाइव करवा सके? आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक फिनोमिना पढ़ा हुआ है कि अवेपोरेशन काजेस कूलिंग। अवेपोरेशन कूलिंग काज करता है। मिसाल के तौर पे जब आपको स्वेटिंग आती है, तो स्वेटिंग आने के बाद आपकी वो जो जगह होती है सरफेस, वो आप लोगों की ठंडी हो जाती है। इसी तरह से प्लांट अपनी बॉडी में अवेपोरेशन करते हैं। और आप लोगों ने ये भी चीज पढ़ी होगी कि जब हम प्लांट की बात करते हैं, तो तब हम ये बात करते हैं कि अवेपोरेशन की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। क्या उसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। जैसे ही पौधे अपनी बॉडी में ट्रांसपायरेशन स्टार्ट करेंगे, पानी को लॉस करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? वाटर लॉस हो रहा है, वाटर वेपर बन के जा रहा है और एक कूलिंग प्रोसेस छोड़ के जा रहा है। ये पहला स्टेप होगा प्लांट का हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए। लेकिन यहां एक सवाल क्रिएट होता है कि क्या ऑल द टाइम प्लांट ट्रांसपायरेशन ही करवाते रहेंगे? अगर वो ऑल द टाइम ट्रांसपायरेशन करवाते रहेंगे, तो सारे का सारा पानी तो जाया हो जाएगा। अब जब सारे का सारा पानी प्लांट की बॉडी से जाया हो जाएगा, तो फिर प्लांट मुरझा जाएगा। अब इसका दूसरा हल क्या होता है कि प्लांट अपनी बॉडी में एक खास प्रोटीन क्रिएट करते हैं, जिसका नाम होता है हीट शॉक प्रोटीन। क्या नाम है? हीट शॉक प्रोटीन। अब हीट शॉक प्रोटीन ये अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे प्लांट अपनी बॉडी में बनाते हैं, जो कि आप प्लांट क्या करते हैं, इससे ट्रांसपायरेशन का समझ लें कि उसके मुकाबले में ये बनी है। एक तो प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन। अब ऑल द टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती। जब पानी की कमी हुई, तो पौधे ने एक प्रोटीन बनाई, हीट शॉक प्रोटीन, जो क्या करेगी, पौधे के अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम्स वगैरह, उनके लिए शॉक का काम करेगी, हीट शॉक का, यानी कि हीट उन तक पूरी तरह पहुंचने नहीं देगी। जब हीट उन तक पूरी तरह नहीं पहुंचेगी, उनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, तो फिर एंजाइम भी, वो आपका प्लांट भी प्रॉपरली काम कर लेगा। ये होता है हीट शॉक प्रोटीन का काम। इसके साथ साथ एक छोटा सा काम हो रहा होता है। इसके साथ साथ आप लोगों के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज। क्योंकि आपने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ के आए हुए हो, जैसा कि 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के अंदर भी, कि आपके वाटर लॉस के लिए आप लोगों के लिए स्टोमेटा ओपन होते हैं। और जब चूंकि हम ट्रांसपायरेशन बंद करवाना चाह रहे हैं, तो फॉर द टाइमिंग स्टोमेटा भी हम क्लोज करवा लेंगे, सो दैट आप लोगों की जो ट्रांसपायरेशन है वो कम हो जाए और हीट शॉक प्रोटीन आकर उसको ओवरकम कर ले। ये आपके पास मेथड होता है इसको करने के लिए। और उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या करना होता है कि हाई टेम्परेचर में देख लेना है कि कौन कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं, और कौन कौन से मसले मसाइल के बाद हल उसका किस तरह से हम लोगों ने करना होता है। अब दूसरा जो प्रोसेस है आप लोगों का, वो होता है कि लो टेम्परेचर क्या है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब हमारे पास है कि लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर की बात करें, सर्द इलाकों की बात करें कि सर्द इलाके में एक पौधा किस तरह से उसको मुश्किलात आती हैं, और वो किस तरह से उन मुश्किलात का सामना करके अपने आप को बचा पाता है। सबसे पहले आपके वो प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होता है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड, वाटर वगैरह, साल्ट वगैरह, सारा कुछ। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये फ्लूइड क्या हो जाएंगे, इनके आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जमना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक फिनोमिना पढ़ा था कि जब कोई लिक्विड आप लोगों का फ्रीज होता है, मैं यहां लिखता हूं कि व्हेन लिक्विड फ्रीजेस, जब कोई लिक्विड आपका फ्रीज होता है, तो क्या होता है, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बेसिकली सरफेस एरिया या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब वो इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू कर देगा। आप लोगों ने डायग्राम बना पर देखी थी कि इस तरह से आप लोगों के पास एक सेल होता है। सेल के बाहर वाली लेयर का क्या नाम होता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की भी जो बाहर लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं?
सेल वॉल, जब आपका सेल के अंदर का फ्लूइड, आप लोगों का जो फ्लूइड जमना शुरू करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, वो सेल की दीवारों के साथ बजेगा और सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। इसकी मिसाल इसी तरह है कि जब आप शीशे वाली बोतल को फ्रीजर के अंदर रखते हो तो 2-4 दिन या हफ्ते बाद जब उसको निकालो तो वो टूट जाती है। वो क्यों टूटती है? क्योंकि उसको जब लिक्विड जमा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से आप लोगों का क्या हुआ, वो बोतल टूट गई। इसी तरह से जब ये जमेगा, फ्लूइड इसका जमेगा प्लांट का, तो ये भी क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। अब ये एक कंडीशन हो गई, जो सेल, जो प्लांट है लो टेम्परेचर में रह रहे हैं उनको ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब इसको किस तरह से इसका हम लोगों ने ना अजाला करना है, या किस तरह से हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, या पौधा क्या अपने अंदर अडॉप्टेशन क्रिएट करता है कि वो इससे बच सके। आपने ये भी एक फिनोमिना केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि जब हम सल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, व्हेन सोल्यूट एडिड इन अ सोलवेंट, जब हम सोल्यूट की कंसंट्रेटेड सोलवेंट के अंदर डालते हैं तो फिर क्या होता है, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इससे क्या मुराद है आप लोगों की, इससे मुराद ये है कि पहले अगर कोई पौधा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज हो रहा था, अब उसको क्या है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज होगा, क्योंकि एक जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो है ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अब सल्यूट डालने के बाद हमने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को तब्दील कर दिया। जब फ्रीजिंग पॉइंट तब्दील किया तो फ्लूइड अंदर का जमेगा नहीं, और जब फ्लूइड नहीं जमेगा तो ये भी प्रॉब्लम हमें सेल मेम्ब्रेन के साथ देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट को अपनी बॉडी के अंदर सल्यूट की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा। जब वो सल्यूट की मिकदार को बढ़ाएगा और वो फिर इस कंडीशन से बच जाएगा। इसके साथ साथ एक तो ये प्रोसेस हो गया ना आपका, मैं इसको ए लिख देता हूं जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से प्रोसेसेस है। नंबर 2 प्रोसेस होता है आप लोगों के पास, आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर ही, आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो आप लोगों के सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप लोगों के लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। प्लांट क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा, सो करना स्टार्ट कर देगा, सो दैट वो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड है वो अब उनके खत्म होके अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए और वो लिक्विड हो जाए, यानी कि उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट्स इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जब इस तरह से कहा, ये 2 प्रोसेस प्लांट को करने पड़ेंगे अपने आप को लो टेम्परेचर में बचाने के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों के पास एक लास्ट चीज रह गई, वो ये है कि आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एक लेयर, 12 लेयर है सेल वॉल। अगर वो कहता है, आपकी किताब ये कहती है कि अगर आपके सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल्स बनेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, आपकी जो सेल वॉल है, एक तो वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि कवरिंग का काम करता है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट फराहम करता है सेल को, एक तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। नंबर 2 चीज ये होती है कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल, सेल का एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अगर उसके पास जाकर वो रप्चर हो भी जाती है तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, ये था आप लोगों का लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की कहानी। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम।